नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कश्मीर के मुद्दे पर लिखा गया है, क्योंकि हाल ही में ये मुद्दा चर्चा में रहा, जब पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगे या बचाव हुआ कि नेहरू ने कश्मीर के विवाद में क्या भूमिका निभाई थी। विवाद किस बात पे उठा कि हरि सिंह साहब, जो तब के महाराज थे कश्मीर के, जब उन्होंने पहली बार ऑफर किया कि कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहिए, तो नेहरू ने उस पहले ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। ऊपर से देखें तो लगता है कि गलती की। संपादकीय बताता है कि उस सोच के पीछे क्या विचार था, जिसके आधार पर वो आग्रह करता है पाठकों से कि विचार कीजिए कि ये गलती थी या नहीं थी। वैसे भी एक शेर है। शेर क्या है कि इतिहास की आंखों ने ये वो दिन भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो विभाजन की जो त्रासदी है, वो कुछ ऐसे ही लम्हे थे जिनका दंश आज तक पूरा उपमहाद्वीप भोग रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भोग रहे हैं। बहरहाल, संपादकीय शुरुआत करता है इतिहास के उस पूर्व पक्ष से, उस समय काल से जब ये गाथा लिखी जा रही थी। क्या हो रहा था आजादी की संधि वेला के आसपास कश्मीर में, फिर पहला ऑफर क्या था, उसके बारे में चर्चा की है। नेहरू के ऐतराज क्या थे, इस बारे में चर्चा की है। और नेहरू के जो ऐतराज थे, उनका क्या परिणाम रहा, इस बारे में भी चर्चा की गई है संपादकीय में। और लास्ट में उपसंहार या कंक्लूजन है। तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब हाल ही में फिर से चर्चा में है। क्यों है? क्या क्रिटिसिज्म के अंडर है कि भाई कश्मीर के महाराज जब पहली बार ऑफर दिए सितंबर 1947 में, कश्मीर पर जो कबायली हमला हुआ पाकिस्तानियों का, उससे कुछ हफ्ते पहले जब ये ऑफर आया, तो फिर नेहरू ने क्यों इनकार कर दिया उस ऑफर को स्वीकार करने से। इस बात पर उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, बड़े बड़े नेता भी भूल करते हैं, और जब नेता बड़े होते हैं तो कई बार उनकी भूलें बड़ी भी होती हैं। लेकिन इस मसले पर लेखक का कहना है कि नेहरू ने भूल नहीं की थी। किस आधार पे वो कह रहे हैं? अब वो किस्सा शुरू होता है जब इस गाथा की शुरुआत हुई। कब हुई? कि जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे हरि सिंह, वो उन कुछ रजवाड़ों में से थे या प्रिंसली स्टेट्स में से थे, जो ना तो हिंदुस्तान ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए आजादी से पहले। ब्रिटिश इंडिया को जब अंग्रेज आजाद करके जा रहे थे, तो जो उनका पैक्ट था पैरामाउंटेंसी का अलग अलग रियासतों के साथ, वो डिसॉल्व हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज जा रहे थे। डिसॉल्व होने के बाद प्रैक्टिकली या तो उन्हें भारत या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करना था। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स अड़े हुए थे। हैदराबाद उनमें से एक है, जूनागढ़ उनमें से एक है, कश्मीर उनमें से एक है। ये तीन बड़ी रियासतें थी। आज की कहानी कश्मीर की कहानी है। तो जून 1947 में आजादी की संधि वेला अगस्त में आने ही वाली थी। जून 1947 में पार्टीशन से जस्ट पहले माउंटबेटन श्रीनगर गए। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो या वाइस रॉय थे, वाइस रॉय कहा जाने लगा था। तो जो वाइस रॉय थे वो गए वहां पे, और महाराज को उन्होंने मनाने की कोशिश की कि आप किसी एक देश को ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सरदार पटेल का वचन है, उनके वर्ड्स हैं कि इंडिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन महाराज ने उनका स्वागत तो बहुत भव्य तरीके से किया, लेकिन इस पॉलिटिकल विषय को वो टालते रहे। हरि सिंह क्या उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, जो अंग्रेजों का पैक्ट था रियासतों के साथ, जैसे ही वो ओवर हो जाएगा, वो रियासतें स्वतंत्र मुल्क का, स्वतंत्र देश का, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट का रूप ले सकेंगी। तो इन ख्यालों को पाल रहे थे हरि सिंह। लेकिन उन ख्यालों पर घोड़े चढ़ाते हुए कबायली हमला हो गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान का प्रायोजित। और ये हमला एक ही बार में नहीं हुआ। पहले पुंछ, जो कि हिस्सा था कश्मीर का, पुंछ में एक अपराइजिंग हुई। वहां के एक ब्रिटिश जनरल और पाकिस्तान से सिंपैथी रखने वाले कई लोकल लीडर्स ने विद्रोह कर दिया, और पाकिस्तान की
समर्थन में नारेबाजी की, अपना सहयोग जो है वो पाकिस्तान के प्रति जताया। दूसरा, पाकिस्तान ने क्या किया कि एक इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया। इकोनॉमिक एम्बार्गो आप यूं समझिए कि वहां से आर्थिक गतिविधियां जो कश्मीर के साथ होती थी, पाकिस्तान के इलाकों से होने वाली, उन पर रोक लगा दी। उस समय तक कश्मीर की अधिकतर इकोनॉमिक गतिविधियां पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उस इलाके से अधिक होती थी, जो आज का इंडिया है उस इलाके से कम होती थी। तो इसका बहुत असर पड़ा कश्मीर पर, ट्रेड एक्सचेंज बंद हो गए और बहुत ही समस्या आने लगी कश्मीर के आम लोगों को। इस बिंदु पर आकर तो ये जो ऑफर था माउंटबेटन साहब का, वो आए हुए महीनों बीत चुके थे और अब महाराज ने अपनी पोजीशन बदली। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री थे जस्टिस मेहर चंद महाजन, उनको अपना दूत बनाकर भेजा, या नेहरू को कहने को कहा कि वो भारत में अपने किंगडम का विलय करना चाहते हैं। इसी की बात हो रही है, यही मेन मुद्दा है। यहां पर बात तो हुई विलय की, लेकिन महाराज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिफॉर्म्स करेंगे। वो कह रहे थे कि शासन मेरा ही चलेगा, या जो तरीके मैंने निर्धारित किए हैं उन्हीं से चलेगा। नेहरू क्या कह रहे थे कि आप शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो दो पार्टीज का उदय हो रहा था कश्मीर में, मुस्लिम लीग अपनी कोई खास बढ़त कश्मीर में नहीं बना पाया था, क्योंकि माना जाता है कि कश्मीर की जो आबो हवा है, कश्मीर की जो संस्कृति है, मुस्लिम लीग उससे मैच नहीं कर पा रही थी, वो लोगों के एस्पिरेशन से जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वहां पर एक दूसरी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई थी। लेकिन उनके सामने कौन था? उनके सामने थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी और सेकुलर व्यवस्था में विश्वास रखती थी। नेहरू का मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला है वो जरूरी हैं इस राज्य को एक सेकुलर भविष्य दे सकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पॉपुलर सपोर्ट है। अच्छा, ये भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम लीग तो खैर बिल्कुल ही जड़ें नहीं जमा पाई, 2/3 हिस्सों में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने झंडे गाड़े। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लार्जली 1/3 हिस्से में सिमट कर रह गई थी। तो ऐसे में नेहरू ये आशा कर रहे थे कि पॉपुलर सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, तभी वहां भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था जड़ें जमा पाएगी। अब महाराज ने इंडिकेट किया कि वो ये नहीं करेंगे। महाजन ने जब इन टर्म्स को नेहरू को बोला, हमने कहा कि कई महीने बीत चुके थे। कितने महीने बीत चुके थे? सितंबर का तीसरा हफ्ता आ चुका था। तो जब नेहरू को ये टर्म्स बताई तो नेहरू ने कहा कि अब्दुल्ला साहब को आप जेल से आजाद करिए और राज्य में जो सरकार चल रही है उसके साथ जोड़िए। नेहरू क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि शेख अब्दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए? इसलिए क्योंकि लेखक कहते हैं नेहरू को अंदाजा था कि पाकिस्तान एक ना एक दिन कश्मीर पर हमला करेगा और इस हमले को वही सरकार रोक सकती है जिसके पास जन समर्थन हो। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इस सेंस में है कि अगर यूं ना होता तो क्या होता? अगर यूं ना होता तो फिर इस बात की भरपूर आशंका थी कि अगर महाराज उस हमले को भगा भी देते तो पाकिस्तान ये इल्जाम लगा सकता था कि भाई ये हमला पॉपुलर जन समर्थन से हुआ था और महाराज ने तानाशाही दिखाकर उस जन समर्थन को रोक दिया, पाकिस्तान में कश्मीर के विलय को रोक दिया। इसलिए नेहरू कहते थे कि हमें सरकार को जन समर्थन वाली सरकार बनाना होगा, वही पाकिस्तान के हमले को रोक पाएगी। और ये बात लेखक हवा में नहीं कह रहे, और सरदार पटेल को लिखी एक चिट्ठी जो 27 सितंबर 1947 को लिखी गई उसको दर्ज करते हैं यहां पर। यानी कि जो हमला हुआ अक्टूबर में, उससे 1 महीने पहले चिट्ठी लिखते हैं पटेल को कि मुस्लिम लीग हमले की तैयारी कर रहा है कश्मीर पर, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, कबायली इलाकों में, और उनकी उम्मीद है कि जैसे ही सर्दी आएगी तो कश्मीर से जो भारत वाला हिस्सा है वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो पाकिस्तान से हमला कर कर कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। इसलिए नेहरू साहब ने कहा कि मुझे उनको डाउट है कि महाराज और कश्मीर स्टेट की फोर्सेस इस सिचुएशन को बचा पाएंगी जब तक कि उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता, जनता उनके समर्थन में खड़ी नहीं हो जाती। और वो पॉपुलर सपोर्ट इस समय केवल शेख अब्दुल्ला की
नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ सकता है। तो इस बात को लेकर नेहरू एकदम क्लियर थे। तो नेहरू ने कंक्लूड किया कि केवल एक्सेप्टेबल कोर्स यही है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला को रिहा करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोऑपरेशन सीख करें भारत में विलय के दौरान। यही एक तरीका है जिसके द्वारा पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। यहां पर यह भी याद कर लेना चाहिए कि कश्मीर में जो हो रहा था वो केवल एक इकलौता किस्सा नहीं था जो उस दौरान घट रहा था। जूनागढ़ में भी सियासत की बाजियां चली जा रही थी। 15 अगस्त को जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का साइन कर दिया, लेटर ऑफ असेशन। और उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलर सपोर्ट के बिना जब भी कोई ऐसा फैसला किया जाता है तो क्या निर्णय होता है। उदाहरण के तौर पे भारत ने कहा पाकिस्तान को 30 सितंबर को कि इस प्रकार के जो भी डिस्प्यूटेड असेशन है उस मामले में या तो प्लेबिसाइट हो या रेफरेंडम हो। उदाहरण के तौर पर भारत जब जूनागढ़ के नवाब ने यह फैसला किया और उनके खिलाफ एक विद्रोह जैसी स्थिति बनी तो जूनागढ़ के नवाब अपने कुत्तों के साथ, सच में उनके कुत्ते थे बहुत सारे पालतू, वो शौकीन माने जाते थे इसके, उनके साथ हवाई जहाज में बैठ के पाकिस्तान चले गए, अपनी आवाम को और अपने परिवार के कई लोगों को भी पीछे छोड़ गए। तो भारत सीधे भी कब्जा कर सकता था जूनागढ़ पे, लेकिन भारत ने कहा कि हम एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसे डिस्प्यूटेड इलाकों में हम प्लेबिसाइट या रेफरेंडम करा लेंगे। जूनागढ़ में भारत ने वही कराया और भारी बहुमत से भारत में जूनागढ़ शामिल हो गया। उम्मीद थी कि कश्मीर में भी यही होगा। और पाकिस्तान के हमले को लेकर जो आशंका नेहरू ने जताई थी वो 3 हफ्तों में ही सच हो गई। और इस स्टेज पर आकर महाराज को समझ में आया कि नेहरू जो कह रहे थे उस बात को मानना पड़ेगा, उस बात की सार्थकता क्या थी। उन्होंने तुरंत शेख अब्दुल्ला को अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया और भारत में एक्सीड करने का, शामिल होने का निर्णय लिया। और इसके बहुत तुरंत परिणाम देखने को मिले। जैसे ही रेडर्स श्रीनगर की तरफ बढ़े महाराजा का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग कोलैप्स हो गया था। जब तक भारत की सेना को एयर लिफ्ट करके श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारा गया 27 अक्टूबर 1947, महाराज अपनी सिक्योरिटी के लिए जम्मू की ओर रवाना हो चुके थे। वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो टूट चुका था और किसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वॉलंटियर्स संभाले हुए थे। अब्दुल्ला और उनके फॉलोअर्स ने इस पॉपुलर रेजिस्टेंस को पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज दी और जो पहला बैच इंडियन ट्रूप्स का पहुंचा वो बिना किसी वेहिकुलर सपोर्ट के पहुंचा था, क्योंकि उनको एयरलिफ्ट करके वहां उतार तो दिया गया था। लेकिन लेखक कहते हैं कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जो बाद में वहां के सर्वेसर्वा भी बने, कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो थे उन्होंने उन तमाम व्हीकल्स का जुगाड़ किया कि भारतीय सेना मोर्चे को संभाल सके। लेफ्टिनेंट जनरल एलपी सेन ने रिकॉर्ड किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स ने सेना की बहुत मदद की और उस मदद के बिना, जो कई बार बहुत खतरनाक स्थितियों में की गई, उस मदद के बिना सेना का काम बहुत मुश्किल हो जाता। बल्कि एक किस्सा है मकबूल शेरवानी का। मकबूल शेरवानी इस समय के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के इस सिपाही ने, इस कार्यकर्ता ने आ रहे कबायलियों को जब उनसे श्रीनगर जाने का रास्ता पूछा गया तो गाइड करने का उनको भरोसा जताया, दिलाया और उनको गलत रास्ते पर ले गए ताकि भारतीय सेना को अपनी पोजीशंस लेने का समय मिल सके, अपनी जगहों पे आने का समय मिल सके। और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, उनको सलीब पर टांग दिया गया, ऐसा ये लेख कहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 47-48 का जो युद्ध चला, 1 साल 2 महीने, लगभग 14 महीने कुछ दिन ये युद्ध चला। हजारों की संख्या में सैनिक पाकिस्तान की ओर से मारे गए और भारत की ओर से भी कई सैनिकों ने शहादत प्राप्त की। इस लंबे युद्ध में जब विराम लगाया गया, सीज फायर जब हुआ, तो सीज फायर लाइन जहां पे खींची गई, हमारे पास 2/3 कश्मीर आया और 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास रह गया। वो 2/3 हिस्सा वही हिस्सा था, जैसा कि हमने संपादकीय की शुरुआत में भी चर्चा की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग था। जन समर्थन में यही बात होती है, ये लेखक आर्ग्यू कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उपसंहार क्या है कि जवाहरलाल नेहरू इसलिए पहली बार जब उनको ऑफर आया कि हरि सिंह एक्सीड करना चाहते हैं, 1 महीने पहले पाकिस्तान के हमले के, तो उस ऑफर को टालकर
उन्होंने गलत नहीं किया, बल्कि इस बात को समझा कि पॉपुलर गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी किसी भी दूसरे विदेशी हमले का सामना पूरी तत्परता से किया जा सकता है। तो ये एक मत है जो इस विषय पर आया है। इस मत के पक्ष में कई सारे तर्क रखे गए हैं। जब भी कभी इस मत के विपक्ष में कोई तर्क आएगा तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे और उनके में दिए गए साक्ष्यों की भी बात करेंगे, क्योंकि इतिहास केवल घटनाओं की ब्यौरे नहीं होते, उन ब्यौरों को कैसे देखा जा रहा है और किन नए और पुराने साक्ष्यों के आलोक में देखा जा रहा है, इससे भी इतिहास की महत्ता या उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो आज के संपादकीय में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये संपादकीय पसंद आया होगा, एनालिसिस आपको मानीखेज लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।